चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में जो है आरक्षित निधि में से कौन सा एक मद जो है समूह सम्मिलित है, इसके बारे में जानेंगे। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधारित स्वर्ण तथा विदेशी आहरण अधिकार ये शामिल है, बाकी बात और कोई नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे है कि जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है, यानी कि जो मुद्रा प्रधान मुद्रा की सहायक होती है, सीमित विधि ग्रह होती है, जिसका टंकन सीमित होता है और जिसका धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है, उसको हम सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांकेतिक मुद्रा। आगे चलते हैं। मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है किनको किनको? तो जनता के पास नकदी व बैंकों के पास मांग जमा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे है जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा का स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, उसको हम कहते हैं, उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं, उसे कोषागार विपत्र प्रणाली कहते हैं, उसे साधारण निधि प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि सभी। आगे चलते हैं। जिस प्रणाली के अंतर्गत सरकार कोषागार विपत्रों के आधार पर ही नोट निकाल देती है और उनके पीछे स्वर्ण या अन्य मूल्यवान धातु कोष में रखने की परंपरा नहीं है, उस प्रणाली को हम कोषागार विपत्र प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे है आपका आगे है कि स्वर्ण अथवा चांदी की मुद्राओं को पारंपरिक अनुपात सरकार द्वारा उनकी धातु शुद्धता के अनुसार जो है घोषित किया जाता है, परंतु कभी कभी किसी एक धातु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उस धातु के सिक्के का जो होता है वास्तविक मूल्य अप्रभावित रहेगा। क्या रहेगा? वास्तविक मूल्य अप्रभावित रहेगा। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। कागजी सोना का संबंध किससे? कागजी सोना का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से है। आंसर हो जाएगा बी। आगे है द्विधातुमान, कहता है कि द्विघातुमान के अनुसार, यानी कि द्विघातुमान के अनुसार अंतर्गत ग्रेसम का नियम लागू होता है। किसका नियम? ग्रेसम का। आंसर चलते हैं बी हो जाएगा। आगे हुआ मुद्रा जिसके सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्रह घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने का सरकार द्वारा दंड दिया जाता हो, विधि ग्रही मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? विधि ग्रही मुद्रा। आंसर हो जाएगा सी। आगे है द्विधातुमान आज विश्व में क्या है? कहीं भी प्रचलित नहीं है। विश्व में कहीं भी प्रचलित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है किसी देश में सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं, वह उस देश की जो है ना प्रधान मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाते हैं? प्रधान मुद्रा। आगे है जिस व्यवस्था में मुद्रा के बदले मुद्रा देने की व्यवस्था होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको जो है हम वह व्यवस्था केवल मुद्रा विनिमय या बलन विनिमय मान रह जाती है। आगे है कि चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र आदि के माध्यम से अनेक भुगतान किए जाते हैं। सुविधा के कारण लोग उन्हें मुद्रा से अधिक महत्व देते हैं। यह बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा की ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? बैंक मुद्रा या शाख मुद्रा की ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है। आगे चलते हैं। जब दो धातुओं की प्रधान मुद्राएं चलन में रहती है, तो दोनों धातुओं की मुद्राएं असीमित विधि ग्रह होती है। दोनों प्रकार की मुद्राओं में धातु की मात्रा अंकित मूल्य के समान होती है। दोनों ही धातुओं के पारंपरिक अनुपात सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं और दोनों मुद्राओं में से केवल एक का मुक्त टंकन होता है। इसको हम उसे पंगु द्विधातुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? पंगु द्विधातुमान। आगे चलते हैं। मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित होता है सस्ती मुद्रा नीति अपना करके जो है शाख का विस्तार करना। आगे चलते हैं। समांतर अर्थव्यवस्था का कालाधन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? कहता है कि मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावित हो जाती है। क्या होती है? मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावित होती है। आगे चलते हैं। आगे है मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में जो है मूल्य में गिरावट।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। आगे चलते हैं, आगे है आपका, आगे रुपया का अवमूल्यन का संकल्पिक लक्ष्य क्या होता है। रुपया के अवमूल्यन का संकल्पिक लक्ष्य क्या होता है। इसका लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति और बढ़ते आयात को रोकना। ये सभी हो जाएगा। क्या, निर्यात को बढ़ाना है, विदेशी विनिमय की प्राप्ति करना है और बढ़ते आयात को रोकना है। आगे चलते हैं, आगे सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। मुद्रामान क्या है। कहता है कि मुद्रामान इस व्यवस्था में मुद्रा का कोष, मुद्रा निर्गमन संबंधी नियम, नाणक तथा सांकेतिक मुद्रा निकालने संबंधी नियम एवं क्रिया आदि सम्मिलित किए जाते हैं। किसमें, मुद्रामान में। फिर मूल्यमान क्या है। कहता है मूल्यमान वह वस्तु जिसमें अन्य सब वस्तुओं के मूल्य मापे जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया डॉलर हो गया, रुपया हो गया, मार्क हो गया, ये सब में मूल्यमान में मापा जाता है। अब आगे अच्छी मुद्रा क्या है। कहता है कि अच्छी मुद्रा जिसमें सामान्यतया अविनाशता, वहनीयता, एकरूपता आदि गुणों का समावेशन हो, मतलब मिलावट हो, इसी को बोलते हैं हम अच्छी मुद्रा। आगे चलते हैं, वास्तविक मुद्रा क्या है। वास्तविक मुद्रा किसी देश को चलाने वाली मुद्रा एवं भौतिक रूप होती है जो वर्तमान में किसी देश का मुद्रा प्रचलित हो, चल रहा हो। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा सी। अब आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवीं या कहता कि आगे कि 7वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच जारी सिक्कों को पंचमाड के सिक्के कहे जाते थे। सही है। 7वां या 6ठा शताब्दी में जो चला था मुद्रा, इस शताब्दी में इस सिक्का को जो हम पंचमाडव सिक्का कहते थे। सही है। भारत में मुगलों के शासनकाल के द्वारा, जब मुगल का शासनकाल था, भारत में मुगलों के शासनकाल में एकीकृत एवं सुसंगठित मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। सही बात है। शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था सबसे पहले चांदी का मुद्रा। आगे चलते हैं, शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 के बीच चांदी के रुपये की शुरुआत किया था। सही है। आगे चलते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत 1867 में जो है पहली बार महारानी विक्टोरिया के चित्र की श्रृंखला वाले बैंक नोट जारी किए गए थे। ये भी सही है, यानी कि टोटल सही है। आगे चलते हैं, भारत में रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। उसमें वर्ष 1935 में बैंक नोटों के मुद्रण का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हो गया था। सही है। वर्ष 1957 के ईस्वी पूर्व भारतीय रुपये 16 आनों में जो था विभाजित रहा। ये भी सही है। भारतीय मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1959 में हुई। ये भी सही है। महात्मा गांधी के चित्र वाले कागजी नोटों की श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। ये भी सही है। आगे चलते हैं, आगे है कि भारतीय रुपये के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय रुपया पर 15 भारतीय भाषाओं में से उसका मूल्य मुद्रित होता है। सही है। आगे है, रुपये के प्रतीक चिन्ह आर का अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई 2010 को प्रदान किया था। ये भी सही है। रुपये के प्रतीक चिन्ह आर की रचना डी उदय कुमार ने किया था। ये भी सही है। भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस, मालदीव और इंडोनेशिया। कौन कौन। भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस, मालदीव और इंडोनेशिया की मुद्राएं को रुपया कहा जाता है। ये भी सही है, यानी कि टोटल आपका सही है। आगे चलते हैं, भारत की मुद्रा की पूर्वी यानी कि M3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। M3 के अंतर्गत आता है जनता के पास नकदी, और फिर आता है बैंक के पास मांग निरपेक्ष। क्या होता है, मांग निरपेक्ष, और फिर आया बैंक के पास अधिक निरपेक्ष, और रिजर्व बैंक के पास अनिरपेक्ष। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है कौन नहीं सही है। तो चलते हैं, आगे कहता है कि सभी सही। आगे है, भारत में सर्वप्रथम मुद्रा इकाई का उल्लेख कब प्राप्त हुआ था। 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के बीच, यानी कि सिंधु सभ्यता जब था उस समय से शुरू हुआ। आगे चलते हैं, भारत में मुद्रा की पूर्वी यानी कि M3 ये हो जाएगा आपका इसी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनता के पास मुद्रा सही है, और बैंक के पास नकदी, ये दोनों सही है। 1 और 2 सही है। आगे चलते हैं, आगे कहता है उपरोक्त मदों में से किन्हें भारत में आरक्षित मुद्रा यानी कि रिसीवर्स मनी जिसको हम बोलते हैं के रूप में सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित कूट के माध्यम से सही को आपको चयन करना है। तो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे चलते हैं, आगे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय होती है, तात्पर्य है, यानी कि केवल मुद्रा करेंसी के मूल्य में गिरावट होती है। आंसर हो जाएगा आपका बी।
आगे चलते हैं। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को M1, M2 और M3, M4 में बांटा है। M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन आते हैं? M1 के अंतर्गत जो आता है आपका बैंक की मांग जमाएँ आती है, करेंसी नोट व सिक्के आते हैं, रिजर्व बैंक की अन्य मुद्राएं जमाएँ आती है और डाकघर के पास बचत बैंक जमाएँ आती है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें से 1, 2 और 3। डाकघर वाला नहीं आएगा, वो हो जाएगा आपका M2 में आ जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में किनके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो किनके योग से सुलभ मुद्रा बनती है वो जान लेंगे। जनता के पास करेंसी से, जनता की मांग जमा राशि से और भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य जमा राशि से। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। आगे चलते हैं। किसी भी देश द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन का प्राप्ति है तात्पर्य है, यानी कि आयात प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, यानी कि आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना, निर्यात पर विस्तार करना और व्यापार घाटे को संतुलन में लाना। ये हो जाएगा आपका आंसर 1, 2 और 4। आयात का विस्तार करना है नहीं, इसका होता है कम करना। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। आगे चलते हैं। रुपया की परिवर्तनशीलता से क्या तात्पर्य है? इसके बारे में जान लेंगे। रुपया के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना होता है। रुपया के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित करना होता है। आगे चलते हैं। या रुपया को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपया में परिवर्तित करने स्वतंत्रता, रुपया अनुज्ञा प्रदान करना। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है आपका सही है, उसके बारे में जानना है। उच्च समृद्धि मुद्रा स्फीति की ओर ले जाएगी, यही सही है। बाकी बात उच्च समृद्धि मुद्रा स्फीति की ओर ले जाएगी, उच्च समृद्धि मुद्रा स्फीति की ओर ले जाएगी, मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगी। उच्च समृद्धि मुद्रा अस्फीति की ओर ले जाएगी, 2 नंबर गलत है। आगे चलते हैं। आगे है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणों को लाभ पहुंचाती है, सही बात है। बंड पत्र धारकों को लाभ पहुंचाती है। कहाँ? जो कर्ज देता है वो तो घाटे में रहता है। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे है भारत में विदेशी मुद्रा में शामिल होता है। भारत की विदेशी मुद्रा में कौन कौन शामिल होता है उसके बारे में जानेंगे। स्वर्ण शामिल होता है, विदेशी मुद्रा शामिल होता है, SDR भी शामिल होता है। बाकी बात SLR नहीं शामिल होता है, सिर्फ होता है 1, 2, 3 हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। आगे काली मुद्रा क्या है? कहता है काली मुद्रा वैसी अवैध मुद्रा आय होती है जिस पर आयकर नहीं लगता है, मतलब चुरा छिपा करके रखा जाता है। आगे चलते हैं। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जिस वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रही होगी। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे चलते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर। किस पर होता है? थोक मूल्य सूचकांक पर। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार के कर्मचारी की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? थोक कीमत सूचकांक। आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को। किसको बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड को। आगे चलते हैं। स्मार्ट मनी, यानी कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किससे संबंधित है? इंटरनेट बैंकिंग से। किससे हो जाएगा? इंटरनेट बैंकिंग से। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है कि विश्व बैंक निर्धारित करता है, कहता है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कहता है कि विश्व बैंक निर्धारित करता है, सही है। संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तु या सेवाओं की कितनी मांग है इसे निर्धारित करना होता है, ये भी सही है। आगे संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारण होता है, ये भी सही है। संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होती है, ये भी सही है, यानी कि आपका टोटल सही है। आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारत में थोक कीमत सूचकांक यानी कि WPI वर्ल्ड प्राइस मतलब इंफॉर्मेशन सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध होता है? नहीं, मासिक कहाँ होता है, ये होता है कुल वार्षिक आय पर होता है। आगे चलते हैं। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है ना CPI या IW खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है, ये भी गलत है। आगे चलते हैं। आगे है आपका आगे कि भारत में मुद्रा गुणांक को परिभाषित किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे।
हमको लग रहा है इसका आंसर सी हो जाएगा कि आरक्षित मुद्रा बते आधार मुद्रा, बाद में देख लेना। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे दिले है कि मैक्सिको का मुद्रा का नाम है आपका पेसो, मैक्सिको का मुद्रा का नाम है पेसो। ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलिया का है आपका सिलिंग, ऑस्ट्रेलिया क्या है सिलिंग। जापान का है येन हैं, और सऊदी अरब खोजेगा आपका रियाल, क्या हो जाएगा रियाल। आगे चलते हैं, बस आज यहीं तक।